हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के चैप्टर क्षितिज हिंदी साहित्य गद्य खंड से उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं श्यामाचरण दुबे और इसकी जो विधा है वे है निबंध के फॉर्मेट में। उपभोक्तावाद की संस्कृति आखिर है क्या? सबसे पहले इसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं या हमारा देश ऐसा है जो कि भारत, जिसे पहले चिड़िया, सोने की चिड़िया नाम से संबोधित किया जाता था ना। क्यों? क्योंकि उसमें यह समृद्धि थी, उसमें यह धन संपत्ति थी, जिसके कारण भारत पूरे समाज, पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था। यह बहुत पहले के समय की बात थी, पर समय बदलने में समय बदलते ही क्या हुआ कि अंग्रेज़ी शासक हम भारतीयों पर कब्ज़ा कर लिए। उनका जो मूल लक्ष्य था कि भारत से व्यापार करना मसालों का, पर अपने मूल लक्ष्य से विचलित होकर, भ्रमित होकर के उन्होंने हम पर शासन किया, और थोड़े बहुत समय के लिए नहीं बल्कि 200 वर्षों के लिए। इस पश्चिमी सभ्यता के शासन करने के कारण उन्हीं की जीवन शैली हमारे देश में पनप रही है। हम आज अंग्रेज़ों से मुक्ति पा चुके हैं, उनसे आज़ाद हो चुके हैं, परंतु हमारा जो दिमाग है, हम आज भी बौद्धिक दास्ता, मन की गुलामी से गुज़र रहे हैं। हमने उनकी जीवन शैली या उनकी संस्कृति, जो कि है उपभोक्ता की संस्कृति को, इस तरीके से अपने जीवन में अपना लिया है कि हम उसे प्रतिष्ठा सूचक चिन्ह समझने की भूल कर चुके हैं। ये उपभोक्तावाद क्या है? उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता है ग्राहक, जो कि बाज़ार में उपस्थित वस्तुओं का उपभोग करता है। अब यह बाज़ार क्या है? बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ से हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। अब बात की जाए कि उपभोक्तावाद की संस्कृति आई अंग्रेज़ी काल से। हम सोने की चिड़िया नाम से संबोधित किए जाने वाले देश, जो कि एक कृषि प्रधान देश था, देश में प्रत्येक व्यक्ति की तृष्णा को शांत करने में वह स्वयं सक्षम था, वस्तुओं का, अनाजों का उत्पादन करके। परंतु अंग्रेज़ी शासकों ने अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम भारतीयों का या हमारे भारत के कृषि वर्ग का इस प्रकार से शोषण किया, जिसका वर्णन करना अत्यंत ही मुश्किल है। उपभोक्तावाद की संस्कृति भी उन्होंने ही भारत में लाई और भारत को इसकी लत लग गई। मॉडर्न या फिर आधुनिक बनने की रेस में हम यह भूल रहे हैं कि हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, हमारी सांस्कृतिक नींव या पहचान पूरी तरह से क्षणित हो रही है, नष्ट हो रही है, अपने पतन की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ग्राहक है वह वस्तुओं से इस तरीके से प्रभावित है कि वस्तुओं का उपभोग करना, या फिर जो जितनी भी उपभोक्तावाद की संस्कृति से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर वह उसके जीवन में है तो इसका अभिप्राय है कि वह सुखी है। देखिए, चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके लिए आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। श्यामाचरण दुबे ने आज के समाज की आलोचना करते हुए कहा है कि इस भारतीय समाज में सब कुछ बदल चुका है। हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को भूल रहे हैं। यह संसार
में एक नई संस्कृति अपना दबदबा ला रही, अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वह कौन सी संस्कृति है? यह संस्कृति है उपभोक्तावाद की। इसी में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है जो कि है दर्शन। दर्शन क्या है? यह समाज में पनप रहे विचार है। अब आज के समय में विचार क्या है? उन्होंने बात करी है उपभोक्तावाद एक सुख है। उपभोक्तावाद की संस्कृति का जो मूल लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, वो है लोगों के जीवन में सुख अर्जित करना। अब इससे हमारा दर्शन, हमारा दृष्टिकोण कैसे बदला? क्योंकि पहले सुख का अभिप्राय कुछ और था। मनुष्य के जीवन में एक संयमित जीवन जीना, एक संयमित जीवन शैली होना, 2 वक्त का खाना, कपड़े, मकान एवं परिवार में सभी का स्वस्थ रहना ही एक सुख का अभिप्राय था। परंतु आज के समय में इसका जो मतलब है वह पूर्ण रूप से बदल चुका है। जितना ही ज़्यादा व्यक्ति उपभोग करता है, उतना ही ज़्यादा वह सुखी है। ये आज का दृष्टिकोण है। यही कहा है कि आज के समय में सुख की व्याख्या बदल गई है, पर हम यह भूल जा रहे हैं। हमें यह पता है कि जिन भी वस्तुओं का या जिस भी संस्कृति पर के आधार पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हम यह जानते हैं कि उसके दुर्गामी प्रभाव अत्यंत ही विनाशक है, पर फिर भी हम उसी को अपने जीवन में अपना रहे हैं। इससे हमारा चरित्र पूरी तरीके से बदल जा रहा है और हम इन सभी वस्तुओं पर पूरी तरीके से समर्पित होते जा रहे हैं। क्यों? हमें सुख चाहिए। यह सुख क्या है? सुख आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्टि कब मिलती है? जब हमारे इच्छा अनुसार कार्य की पूर्ति होती है। पहले हम कुछ चीज़ों को अपनी ज़रूरतों के लिए खरीदते थे, पर आज ये क्या बन गई हैं? ये संसार में एक अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए एक तरीके से अपव्यय किया जा रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ कि आत्मसंतुष्टि, अगर मनुष्य के अंदर यह तृष्णा जगी कि उसे ये सामान चाहिए, तो ये सामान वो कहाँ से लाएगा? यह सामान वो बाज़ार से लाएगा। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति ने मनुष्य को सुख का आनंद करवाया, सुख का अनुभव करवाया, और उस सुख के अनुभव ने, उस आत्मसंतुष्टि के अनुभव ने बाज़ारवाद को जन्म दिया। अब बाज़ारवाद के कारण क्या हुआ कि जो मनुष्य की मानसिकता है वह पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज कोई भी छोटी से छोटी ज़रूरत पड़ती है तो मनुष्य प्रत्येक पल बाज़ार में दिखता है अपने पैसे को बर्बाद करते हुए। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाज़ार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, या दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, या मुख की दुर्गंध को हटाता है, या मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। अब बात की जा रही है ये विलासिता की। विलासिता कहाँ से आई? ये आई विज्ञापनों से। अब विज्ञापनों में जो भी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट्स में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वह हमारे मन को लुभाती है, और एक समय बाद जब वही चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो हमारे हृदय में जाकर बस जाती है, और फिर हमारे मन में वह आकांक्षा उत्पन्न होती है कि हमें वह चीज़ चाहिए, और हम बाज़ार की ओर बढ़ जाते हैं। बाज़ार की वस्तुओं का क्या हुआ?
विज्ञापन द्वारा हमारे मन में वह चीज़ें बस गई और बसने के बाद उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, आत्मसंतुष्टि की भावना को प्राप्त करने के लिए, सुख अर्जित करने के लिए हम चले जाते हैं बाज़ार। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसका जो उदाहरण है, जो ये विलासिता मनुष्य के जीवन में जो जन्म ले रही है, उसका उदाहरण इन्होंने हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सबसे कॉमन वस्तु या थिंग का एग्जाम्पल लेकर बताया है कि टूथपेस्ट किसे नहीं चाहिए। पहले के जीवन या पहले के समय में लोग बड़ा ही संयमित जीवन जीते थे, जिन्हें टूथपेस्ट जैसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। वह प्रकृति को ही अपना मूलाधार मानते थे और उसी से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते थे, स्वस्थ रहते थे। पर आज के समय में हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और टूथपेस्ट कोई एक प्रकार का नहीं है, बल्कि उसके अनेक प्रकार आते हैं हमारे समाज में। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, कोई जड़ी बूटियों से बना है, किसी का कोई मैजिक फॉर्मूला है जिससे हमारे दांत चमक उठेंगे। तो अनेक अनेक प्रकार के चीज़ें, अनेक अनेक प्रकार के मिश्रण इस टूथपेस्ट में आते हैं। और अगर हम कोई एक चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ साथ अन्य चीज़ों को भी खरीदने की सूची बन जाती है। टूथपेस्ट के साथ ब्रश लेंगे, ब्रश के साथ माउथ वॉशर लेंगे ना। अब ये सब चीज़ें ऐसी नहीं कि हम अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए लेते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है हम इन चीज़ों को अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए नहीं, एक तहत दिखावा करने के लिए लेते हैं। क्योंकि हम ये ब्रश या टूथपेस्ट छोटी मोटी कंपनियों या फिर प्रकृति से नहीं लेते, हम ब्रांड का लेते हैं, हम बहुविज्ञापित कंपनियों से इसे लेते हैं। क्योंकि हमारे लिए ये ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ये प्रतिष्ठा सूचक चिन्ह है। जितना ब्रांडेड चीज़ें हमारे पास रहेंगे उतना ही हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतना ही हमें सम्मानित किया जाएगा समाज में। यही आज के लोगों के बदलते दर्शन या दृष्टिकोण की बात श्यामाचरण दुबे जी ने पहले पैराग्राफ में की थी, और उसका जो वर्णन है इन्होंने दूसरे पैराग्राफ में उदाहरणों से समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। या लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। सौंदर्य का रहस्य उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, या लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, या लीजिए शुद्ध गंगा जल से बने साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए, या लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस में परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। अब हम देखते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें जिसका उपयोग अधिकतर पहले और आज के समय में महिलाओं द्वारा किया जाता है, पर उसमें आज पुरुष भी पीछे नहीं है। अपने आप को सुंदर, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए वो महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स का अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने साबुन के रूप में भी दिया है, हम परफ्यूम के रूप में भी दिया है। हम यह जानते हैं कि चाहे जो भी साबुन हम इस्तेमाल कर ले, सब में बेस होता है, सब हमारे बदन को साफ़ करते हैं। हम जानते हैं कि परफ्यूम, जो जितने भी महंगे से महंगे परफ्यूम हैं, उन सब की खुशबू क्षणिक होती है, कुछ ही समय के लिए होती है और उसके बाद नष्ट हो जाती है ना, पूरी तरीके से मिट जाती है। पर फिर भी हम उस पर अपव्यय करते हैं। पेरिस, सऊदी अरेबिया, दुबई, ना जाने किन किन देशों से महंगे महंगे परफ्यूम्स को ऑर्डर करते हैं। और किसी संभ्रांत यानी कि बड़े कुल, उच्च कुल से आई महिलाओं या अमीर धनवान महिलाओं को देखें तो उनकी ड्रेसिंग टेबल पर महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स रहते हैं। वे भी जानते हैं कि मुँह धुलने के बाद उस मेकअप प्रोडक्ट्स में जितना भी पैसा है वह सब उस
पानी के साथ बह जाता है, पर फिर भी इसे हम अपनी हैसियत जताने के लिए, एज अ प्रतिष्ठा या फिर रिस्पेक्ट के, अपने पूरे समाज में रेपुटेशन के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या है, एक मूर्खता का काम है। पहले पुरुषों का कार्य जो था वो साबुन तेल से चल जाता था, पर आज के समय में क्या हो गया है, आज के समय में कोलोन, आफ्टर शेव या मॉइस्चराइज़र वगैरह जो होती है, ये सब भी अपने जीवन में प्रयोग में आने लगी हैं। और इन सब की सूची यहाँ तक ही सीमित नहीं है, यह असीम है। लोग इसका प्रयोग अत्यंत ही करने लगे हैं। ये उनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा सूचक चिन्ह है। उनका समाज में दबदबा बनाने के लिए या जताने के लिए कि उनके पास अत्यंत ही पैसा है, इसके लिए वे इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ रहे हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो ना हो, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। पर इससे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि आज के समय में यह सौंदर्य प्रसाधनों या फिर दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली चीज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि वस्त्र परिधान जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनते हैं, उसमें भी याद दिखने को मिलती है। जब भी हम किसी भी पार्टी या फंक्शन में एक बार कोई ड्रेस पहन सकते हैं, तो दूसरी बार वही ड्रेस पहन करके अन्य पार्टी में जाना ऐसा लगता है कि वह हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे मान सम्मान को नीचा दिखा रहा है, नीचे गिरा रहा है। हम देखते हैं कि जगह जगह क्या हो रहा है कि बुटीक खुल रहे हैं, ऐसे सेंटर्स खुल रहे हैं जो कि ट्रेंडी ड्रेसेस बनाते हैं, राइट। अब क्या हो रहा है कि जो भी पिछड़ा फैशन है, अगर हम उसे आज के समय में प्रयोग कर ले तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने वर्चस्व, अपने सम्मान को नीचे गिरा रहे हैं ना। और पहले के समय में क्या होता था, जो घड़ी जिसका प्रयोग हम समय के लिए करते थे, वह आज के समय में उसका प्रयोग समय देखने के लिए नहीं, बल्कि महज दिखावे के लिए करते हैं, अपनी हैसियत जताने के लिए करते हैं। क्योंकि अगर घड़ी का प्रयोग केवल समय दिखाना होता तो वह 500-1000 तक में मिल जाती, पर अन्य कामों के लिए या फिर महज दिखावे के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को समाज में बढ़ाने के लिए हम 1.5 लाख तक की घड़ी खरीदने को तैयार हो चुके हैं। ये हमारे भारतीय समाज में बदलाव आ रहा है। हमें संगीत का ज्ञान नहीं है, हमें नृत्य का ज्ञान नहीं है, पर उसको करने के लिए या संगीत को बजाने के लिए हमें महंगे से महंगा म्यूज़िक सिस्टम चाहिए। और चाहे वो बिगड़ जाए, भले हमें उसे बिगड़ने के बाद संवारना या बनाना ना आता हो, पर हमारे पास ये ज़रूर होना चाहिए। कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर क्या है भाई, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जो भी हम यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं उनके लिए करते थे। एक फ़ोन जो 10-20 हज़ार में आता है और वही फ़ोन जो 1.5 लाख तक का आता है, दोनों ही फ़ोन से एक ही काम होता है, पर एक से हैसियत दिखती है और दूसरे से ज़रूरत पूरी होती है। हम ज़रूरतों को छोड़ करके अपव्यय करते हैं केवल और केवल अपनी औकात, अपनी हैसियत को दिखाने के लिए। अब बात की जाए कि 5 सितारा, खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा।
पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। मतलब आज के समय में क्या है, हम भारतीयों को बेस्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे वो कितने ही महंगे दाम में हमें ना मिले ना। फिर हम ब्लेम करते हैं कि सरकार ने हमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने जो कि 5 सितारे या 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ को प्राप्त करने जाते हैं, उन्होंने कभी ये गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दान ही नहीं दिया। लाख 1.5 लाख का खर्च हम 5 सितारा अस्पताल में कर देते हैं, पर 20,000 का दान देना हमें सरकारी हॉस्पिटल्स में 20,000 का दान देना हमें अत्यंत ही कचोटता है। क्यों? क्योंकि हमें उतनी फैसिलिटीज़ शायद वहाँ ना मिल पाए ना। तो आज का मनुष्य अपने संतोष, अपने आराम के लिए भागता है ना, वह अपव्यय कर रहा है केवल और केवल कुछ फैसिलिटीज़ के लिए। इलाज एक सरकारी अस्पताल में भी होता है और एक 5 सितारा अस्पताल में भी होता है। अलगाव केवल होता है फैसिलिटीज़ का, और वह अलगाव का कारण कौन है? वह कारण भी मनुष्य ही है, वह कारण भी हम हैं। क्योंकि हम 5 सितारा अस्पताल में चले जाते हैं, पर हम सरकारी अस्पताल में दान देने में हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं। साथ ही साथ बात करी जाए शिक्षा का क्षेत्र, तो वह भी इसमें अपवाद नहीं है। हम बेस्ट से बेस्ट स्कूल्स की तलाश में रहते हैं, पर कभी भी सरकारी स्कूल में जाकर के वहाँ की परिस्थिति नहीं देखते हैं। तो इस अलगाव का जो मुख्य कारण है वह हम ही हैं, क्योंकि हमने यह प्रयास नहीं किया कि हम समानता के स्तर को ला सके। सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है, पर सरकार तब तक यह करने में सफल नहीं रहेगी जब तक इसमें मनुष्य आगे ना बढ़े। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप में के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। छोटे या है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, या विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इससे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है यूरोप और अमेरिका में प्रचलित एक हास्यास्पद उपभोक्तावाद वाली संस्कृति। मतलब कि हम अपने जीवन, आज भारत में क्या हो रहा है कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हम उपभोक्तावाद की संस्कृति में विलीन हैं, डूब चुके हैं ना। पर अमेरिका और यूरोप जैसे ये पश्चिमी सभ्यता के देश क्या कर रहे हैं भाई? अपने जीवन को तो छोड़कर अपने मरण की भावना, अपने मरण के समय, अपने अंतिम समय के जितने भी सुख सुविधाएं हैं वह मरने के बाद भी अर्जित करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जहाँ उनकी कब्र हो वहाँ हरी भरी घास, फव्वारे, मंद स्वर में गाना बजे। क्या ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है? हाँ, ये प्रतिष्ठा का चिन्ह बन चुका है। भले ही लोग इस पर हंसे, पर फिर भी यही है उपभोक्तावाद का विनाशक प्रभाव कि मनुष्य की बुद्धि को इसने इस तरीके से हर लिया है, इस तरीके से मनुष्य एक बौद्धिक गुलाम बन चुका है कि वह प्रतिष्ठा के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करता है कि वह चाहे समाज में लोगों के लिए एक तरीके से क्या है, हंसने योग्य बातें हैं ना। यह विशिष्ट जन का समाज है। अब ये देखा तो हमने देखा क्या है कि ये बड़े बड़े लोगों के लिए है ना, पर उस बड़े लोग के घर में काम करने वाले छोटे व्यक्ति, सामान्य जन भी क्या हो रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं। उन सभी वस्तुओं का अपने जीवन में उपभोग करना चाह रहे हैं। उन सभी चीज़ों को एक लोलुपता, एक ललचाई, एक लालच की नज़रों से देखते हैं कि हम भी उसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। और इस लालच को कौन बढ़ावा देता है? विज्ञापन देता है। जिस तरीके सेकेंड पैराग्राफ में हमने देखा था कि विज्ञापन से वस्तुओं का प्रचार प्रसार
इस तरीके से किया जाता है कि वह एक समय के बाद हमारे हृदय में बस जाती हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। ठीक है, अब देखो सामंत कौन है? सामंत मतलब राजा। जब पहले के समय में क्या होता था कि जो भी एक साम्राज्य में ज़मीनें हुआ करती थी तो बड़ी बड़ी ज़मीनें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। वह व्यक्ति अत्यंत ही अमीर था और उसके लिए उपभोक्तावाद की संस्कृति अत्यंत ही एक तरीके से क्या थी कि बड़ी ही कॉमन सी बात थी। ठीक है, क्योंकि वह अमीर व्यक्ति थे तो अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करना, तृप्ति पाना, तृष्णा को शांत करना उनके लिए एक तरीके से सामान्य बात थी। ठीक है, पर आज के समय में अब देखो बड़े बड़े स्थानों में पहले के समय में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति रहते थे, पर आज के समय में ये जो सामंती संस्कृति है यह पूरी तरीके से बदल चुकी है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है ना। आज हम हर गली हर मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि उपभोक्तावाद की संस्कृति से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर शदम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अब देखिए क्या बात की जा रही है कि हम अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति मतलब वहाँ एक पर्टिकुलर स्थानिक रीजन, एक स्थान के लोगों का पहनावा, बोलचाल, खाना पीना, इन सभी जो उनको मतलब उनकी क्वालिटीज़, उनके ट्रेट्स को बताते हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। यही वहाँ की संस्कृति है जो कि हमारे खान पान, हमारे पहनावे, हमारे भाषा से निर्धारित की जाती है। अब आज अस्मिता क्या है? हमारी पहचान, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी पहचान है, हम उसे पूरी तरीके से खोते ही जा रहे हैं। हम क्या है? हम बौद्धिक यानी मन की गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं। भले हम ऐसे प्रतीत होते हैं कि भारत एक आज़ाद देश है, पर फिर भी मन की दृष्टि से हम पूरी तरीके से पश्चिम सभ्यता, अंग्रेज़ों के गुलाम बन चुके हैं।